नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड आपके जाने पहचाने रविंदर पंचोली जी। पंचोली जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर शो टुडे। जय भारत, नमस्कार। नमस्कार, जय भारत। रविंदर जी, बड़ी गर्मी सर्दी शुरू हो गई है। गर्मी जो है वो है, वैसे तो ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल गर्मी है वो शुरू हो गई है। दोनों तरफ से तीर चलने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बीजेपी को। लिस्टें भी जारी हो गई हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि आपका जो एमपी के ऊपर बात करते हैं आज, कि वहाँ पे जैसे-जैसे बीजेपी ने बड़े-बड़े दिग्गज कैबिनेट मंत्रियों को उतार दिया है फील्ड के अंदर। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये शायद घबराहट है हार की, तभी इन्होंने दिग्गज को उतार दिया। कैसे आप देखते हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं, ये घबराहट नहीं है जो पिछले चुनाव 2018 में ये चुनाव हारे थे जिन सीटों पे, उन सीटों पे दिग्गजों को उतारा है ओके। कि ये जो हारी हुई सीटें हैं, इनको भी जीतना है। और इसमें जितने दिग्गज उतरे हैं, वो सब मुख्यमंत्री के एस्पिरेंट हैं। सबकी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है। तो उन्होंने कह दिया कि भई दौड़ रेस हो जाए, जो सबसे आगे निकल जाएगा, सबसे ज़्यादा विधायक लेके आ जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। दैट मीन्स जो कॉर्पोरेट में काम होता है कि जो ज़्यादा हाँ, परफ़ॉर्म करेगा, उसको बिल्कुल। उतनी ही आगे आप लेके जाएँगे। तो बीजेपी ने भी वही काम कर दिया कि परफ़ॉर्मेंस बेस है। आप काम करके दिखाइए, आपको जो चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं, बट यू हैव टू परफ़ॉर्म। बिल्कुल, यस, ये किया है। और उसमें सारे धुरंधर हैं अपने क्षेत्र में जिनकी अच्छी पकड़ है। जैसे चंबल क्षेत्र में आप नरेंद्र सिंह तोमर को ले लें, फिर आपका उधर विंध्य क्षेत्र में प्रहलाद सिंह पटेल को ले लें। अभी सिंधिया जी को वो सुन रहे हैं कि शिवपुरी से उतारेंगे, उनकी बुआ ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मैं शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ूँगी, यशोधरा राजे सिंधिया ने। हुँ। क्योंकि उनको अंजाम नज़र आ गया कि जैसा राजस्थान में मेरी सिस्टर के साथ हुआ है, कहीं मेरे साथ भी ना हो। तो देखिए, उन्होंने पहले वो से ही हाथ कंपैरिज़न नहीं ये है। कर दी। रविंद्र जी, वो पंच देखिए, आप ये बोलें कि वसुंधरा राजे जी का और इनका कोई कंपैरिज़न है, कोई कंपैरिज़न बनता नहीं है। वो अपने क्षेत्र में काम करती हैं, ये अपने क्षेत्र में हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि सिंधिया जी को उतारने की बात हो रही है। आपको लगता है कि कैबिनेट मंत्री, वो भी एविएशन का, इतनी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री को छोड़कर, वो राजस्थान में एक चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो रेडी होंगे या इंटरेस्टेड भी होंगे? मध्य प्रदेश में, सॉरी, हाँ, मध्य राजस्थान में प्रदेश नहीं, में। मध्य प्रदेश। हुँ। उनके उन्होंने पार्टी छोड़ी ही इसीलिए थी कि वो सबसे ज़्यादा विधायक कांग्रेस के जिता के लाए थे 2018 में। हुँ। और इनका पत्ता इनको राहुल गांधी ने प्रॉमिस किया था कि आपको सीएम कैंडिडेट बनाएँगे। कांग्रेस के जैसे सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस का अध्यक्ष था और उसने सारी मेहनत करी, सीटें उसके कारण आई और उसको बना दिया था आपका गहलोत को। तो यहाँ पे भी यही हुआ। चंबल क्षेत्र में पूरा जो गुना, ग्वालियर ये सारा बेल्ट है, इसमें सिंधिया जी काफ़ी सीटें जिता के लाए, बुंदेलखंड में और चंबल क्षेत्र में। तो इनको बनाया नहीं, फिर इनके लोगों को मंत्री बनाने को कहा तो उनको नहीं कहा। इन्होंने कहा कि मुझे अध्यक्ष बना दे कांग्रेस का, वो नहीं सुना। तो अल्टीमेटली फिर महाराजा तो है ही, ईगो कहीं न कहीं जाग गया इनका, तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी और 22 विधायक सहित बाहर हो गए। तो इनकी अच्छी खासी चलती सरकार थी कांग्रेस की, वो ढेर हो गई। तो सिंधिया जी की तो बहुत इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की मध्य प्रदेश से, आज से नहीं है। कांग्रेस में आए तब से उनकी इच्छा है। उनके पिताजी को भी अ, अर्जुन सिंह ने और दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था माधवराव सिंधिया को। तो एक हुँ। इनकी दबी हुई जो पारिवारिक इच्छा है, वो जागृत तो है। और अब मध्य प्रदेश को की भी एक युवा नेतृत्व चाहिए है, जो सिंधिया दे सकते हैं। हुँ। नरेंद्र सिंह तोमर बहुत अच्छे संगठन करता है, संगठन पे अच्छी पकड़ है, ज़्यादा शोर-शराबा नहीं करते हैं, बहुत शांति से काम करते हैं। 7 का और 8 का चुनाव मतलब उन्होंने ही जितवाया था 7-8 में, 13 का भी उन्होंने ही जितवाया था। 18 में वो केंद्र में चले गए थे तो उनकी यहाँ पे थोड़ी पकड़ ढीली हो गई थी, तो उसका परिणाम ये हुआ था कि ये 9 सीटों से पीछे रह गए थे। हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन रविंदर जी, एक चीज़ बताइए मुझे और, जैसे लिस्ट आई इनकी, आपको नहीं लगता जब कैबिनेट मंत्री यहाँ पर आ जाएँगे, तो जो लोकल लोग वहाँ पर ऑलरेडी पहले से हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अभी करंट गवर्नमेंट के अंदर भी,
थोड़ा-सा रोष नहीं होगा उनके अंदर कि भई हमें साइडलाइन किया जा रहा है? नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, रोष तो होता है, गुस्सा भी आता है। वो बीजेपी ऑफ़िस में जाके खूब बकते भी हैं, हल्ला भी मचाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पर अल्टीमेटली वो एक नाम के आगे वो सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है भाई, अब मोदी जी ने बोल दिया है तो सपोर्ट करेंगे। देखिए सर, जो कांग्रेस है, हमने उसमें देखा कि वहाँ पर भी रोष था, कई लोगों को सीटें नहीं मिली, चप्पलें उतार कर एक-दूसरे को उन्होंने चप्पलों से मारा है। कांग्रेस की जो ये जो टिकट बाँटने वाला काम था, शायद हो सकता है कि पैसे-पूसे कम दिए होंगे, इसलिए टिकट नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे तो हर चीज़ बिकाऊ है। तो आप कैसे देखते हैं कि बीजेपी में आप कहते हैं कि लोग मान जाते हैं? ये यहाँ पे कांग्रेस में कल ही इन्होंने जारी की है नवरात्र के पहले दिन 144 कैंडिडेट्स की और उसमें भी फिर विद्रोह हो गया है कांग्रेस में। जैसे नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ उन्होंने पहले जो लोकल एक राजेंद्र भारती चुनाव लड़ता था, उसको टिकट नहीं देके एक कोई अवधेश नायक को किया तो वहाँ पे उसके पुतले जलाए गए कमलनाथ के, अवधेश नायक के, हल्ला-गुल्ला मचा है। ऐसे ही बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ है और इन्होंने जो टिकट दिए हैं 3-3 बार के हारे हुए लोगों को टिकट दिए हैं। तो जो कार्यकर्ता है, जो इतने दिनों से बुरे दिनों में भी साथ रहा है और जिसको उम्मीद थी कि अब ये बुड्ढों-छुड्ढों से फुर्सत मिलेगी और हमको यंग जनरेशन को मौका मिलेगा, वो हुआ नहीं। सब पुराने कचरे के ढेर में जो पड़े हुए थे, जो हारने के बाद कभी अपने क्षेत्र में पलट के नहीं जाते हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दे दिया है। तो कांग्रेस में बहुत इससे बीजेपी से ज़्यादा विद्रोह की स्थिति है। नहीं, बीजेपी में मैंने विद्रोह नहीं देखा, वो ठीक है जाके बोलते होंगे, लेकिन कांग्रेस में तो एक-दूसरे को चप्पलों से मार रहे हैं और ये जो अगर ये इनका अपनी पार्टी के अंदर हाल है, तो जो इंडी अलायंस बनाया था, उसमें जो इन्होंने सीट शेयरिंग की बात करी थी, वो तो मुझे कहीं दिखाई देती नहीं है अभी। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सीट शेयरिंग है वो लोकसभा के लिए है। विधानसभा में हम अलग-अलग अपने जहाँ पे भी हम चाहते हैं वहाँ लड़ेंगे। तो यहाँ पर मज़ा मध्य प्रदेश में ये है कि यहाँ पे आप भी चुनाव लड़ने आ रही है, बीएसपी भी चुनाव लड़ने आ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है और कांग्रेस भी लड़ रही है। और अगर खुदा ना ख़ास्ता हमारे हैदराबादी मियाँ भाई का जोश चढ़ा, तो वो भी यहाँ पे आ जाएँगे। तो बीजेपी की जीत तो मतलब पक्की है। ये सब मिलके पक्की बीजेपी है। की जीत पक्की करेंगे। इनिशियली कांग्रेस को एज लग रही थी कि कांग्रेस आगे है, बीजेपी नहीं जीत पाएगी पर अब बीजेपी ने एज ले ली है। एज ले ली है। आपको लगता है कि ये जो परफ़ॉर्मेंस है बीजेपी की आपके स्टेट के अंदर क्योंकि आप एमपी से आते हैं, कि इन्होंने जो दोबारा से इन्होंने सत्ता ली वहाँ पर और कमलनाथ को उतारने के बाद, उसके बाद कुछ काम ऐसे किए हैं जिसके कारण लोग इन्हें वोट देंगे? नहीं, ऐसे काम तो नहीं किए, दिग्विजय सिंह ने एक काम बड़ा कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि ये पीएफआई पे जो केस हुए हैं वो 97% फेक केसेस थे। सॉरी और हम आएँगे तो पीएफआई से बैन हटा देंगे और केस रिव्यू करेंगे। तो दिग्विजय सिंह ने तो सुपारी ली हुई है कि कांग्रेस को जड़ से खत्म करना है। हर चुनाव में वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि इनकी जमी-जमाई बिसात कांग्रेस की पूरी बिखर जाती है। लेकिन सर और इन्होंने इन्होंने यही नारा कर्नाटका में भी दिया था कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट दी इन्होंने और फिर भी जीत गए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर अगर वहाँ पे बोला होता कुछ भी और, तो शायद हार जाते। तो इनको मालूम है कौन-सी स्टेट में कौन-सी स्टेटमेंट देनी है, जिसके कारण ये जीत सकते हैं। बेवकूफ़ तो लोग तो नहीं है, इतने पुराने खिलाड़ी हैं ये सर। नहीं पर मध्य प्रदेश वैसे हिंदू बहुल इलाका है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें बुरहानपुर है, आपका भोपाल है, खंडवा क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम बहुल एरिया है, पर मैक्सिमम हिंदू बहुल एरिया है ये। और अभी शिवराज के खिलाफ इन्होंने हनुमान जी को उतार दिया, जो रामायण पार्ट 2 बनी थी, उसमें जो हनुमान का रोल कर रहा था, उसको शिवराज के खिलाफ उतार दिया है कि हमने हनुमान जी को मैदान में उतार दिया। लेकिन सर, एक चीज़ मुझे और बताइए, चलो उन्होंने हनुमान को तो उतार दिया, साथ में जो ये नई-नई पॉलिसीज़ इनकी आ रही हैं कि बच्चों को हम ₹500 महीना देंगे, ₹1000 महीना भी देंगे, हर एक महीने का।
भई इनके ये अपनी जेब से अपने बाप-दादों की जो इन्होंने लूटी हुई संपत्ति है उसमें से देने वाले हैं, क्योंकि स्टेट के पास इतने पैसे होते नहीं है कि सबको ऐसे बाँटते रहें। मुसलमानों को इन्होंने 20-20 लाख रुपए देने हैं, बच्चों को 500-500 रुपए देने हैं, सबको इन्होंने फ्री बिजली भी देनी है, पानी भी देना है, औरतों को भी इन्होंने कुछ न कुछ देना है। भई जो प्रियंका गांधी ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, ये कुछ होने वाला भी है या लोग जो है वो इस बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट में फिर दोबारा बेवकूफ़ बन जाएँगे? नहीं, अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, वो पिछली बार भुगत चुके हैं। राहुल गांधी ने बड़े ज़ोर-शोर से कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 दिन में हमने जो वादे किए हैं वो पूरे कर देंगे। किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, विद्यार्थियों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। हुँ। बिजली की हालत जो इस समय मध्य प्रदेश में अच्छी थी, 2018 तक बहुत बढ़िया थी। इनके आते ही फिर वो दिग्विजय सिंह का ज़माना शुरू हो गया, पावर कट शुरू हो गया। ये सारा भ्रष्टाचार, क्योंकि भूखे बैठे हुए थे सारे लोग। इतने सालों बाद सत्ता मिली तो इन्होंने नोचना-खसोटना शुरू किया। तो इनके जो 15 महीने की सरकार रही उसमें पब्लिक को समझ में आ गया कि इनके हाथ में अगर सत्ता दी है, तो वापिस ये बंटाढार होने वाला है इस स्टेट का। बड़ी सर मुझे एक मुश्किल चीज़ से समझ ये बीमारू स्टेट से थोड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट में आया है। नहीं तो ये हुँ। बीमारू स्टेट में गिना जाता था यूपी, बिहार की तरह। लेकिन रविंदर जी, मुझे एक चीज़ बताइए, जब से ये बोलते हैं कि हम ₹500 महीना देंगे, भई आपको अगर पैसे बाँटने की इच्छा है, तो आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए ना। आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉलेज और स्कूल है, उसके अंदर पैसे भेज देना जितनी भी फीस बनेगी। लेकिन क्योंकि इन्होंने घोटाला करना होता है हर चीज़ में, इसलिए ये पैसे रेवड़ियों की तरह बाँटने की बात करते हैं कि उसमें से ₹1 में से 85 पैसे ये गंदी फैमिली खुद खा जाए। यही मैटर है और तो कोई मैटर नहीं है। इनको तो किसी से नहीं, प्यार और नहीं है, कोई ना मैटर नहीं है। एजुकेशन वैसे 12th तक लड़कियों के लिए फ्री है यहाँ पर, तो उसकी कोई बात नहीं है, पर पैसे मुफ्त में बाँटना है। वो मुफ्त के माल किसको बुरा लगता है? एक के साथ एक फ्री कोई चीज़ मिले तो आदमी पहले उस दुकान में घुसता है कि यहाँ पे एक के साथ एक फ्री मिल रहा है ये। भले ही वो उसकी जेब से बिल्कुल। निकाल के उसको दे रहा हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके हिसाब से अगर मैं एमपी की हम बात करें, जो इलेक्शंस का मूड है, वो किस तरफ चलता जा रहा है? इट इज़ अ लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर बीजेपी, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी फॉर बीजेपी। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिनेरियो को? लैंडस्लाइड विक्ट्री तो नहीं है, पर 120 से 130 के बीच में बीजेपी कहीं आएगी। 230 सीटें हैं टोटल, तो हुँ, अपोज़िशन भी रहेगा तो स्ट्रॉन्ग, पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आ जाएगी। आ जाएगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि ये जो सारे ये फ्रीबी वाला है, अभी झाड़ू वाले आएँगे, वो भी झाड़ू वाले भी कुछ ना कुछ झाड़ू तो मारेंगे वहाँ पर आकर के हम ये फ्री देंगे, वो देंगे, जो उनका हमेशा का मैनिफेस्टो होता है। उसमें भी नहीं, कुछ सीटों का फ़र्क पड़ेगा बीजेपी को। नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस की सॉरी आप जो है कांग्रेस की वोट काटेगी। 2008 18 में भी ये लोग आए थे यहाँ चुनाव लड़ने। 0 पॉइंट समथिंग इनको वोट मिले थे परसेंटेज वाइज़, तो इनका कोई ऐसा है नहीं रोल बहुत ज़्यादा। वोट लेकिन कटुआ सर पार्टी है ये लोग। वोट कटो तो है। लेकिन सर आप ये चीज़ बताइए, जैसे राहुल गांधी ने अभी वो ओबीसी वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि भई हमारे तो जी 5 में से 3 ओबीसी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी के 10 में से 1 है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो डेंजरस गेम ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी एंड पार्टी, ये कहीं न कहीं वो सारी जो वोट बैंक है बीजेपी का ओबीसी वाला, वो भी कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। और शिवराज खुद ओबीसी थे यहाँ पर, इतने साल से 20 साल से राज कर रहे थे। ओबीसी थे शिवराज सिंह चौहान भी। राजपूत नहीं, ये चौहान किरार है। सर वो पुरानी बात होगी ना, हम तो करंट की बात करते हैं कि आज की डेट में 10 में से 1 ओबीसी है, चलो प्रधानमंत्री हम कह देते हैं कि वो ओबीसी हैं वो भी। लेकिन ये जो गंदी गेम इन्होंने खेलनी शुरू कर दी, इसका कहीं न कहीं देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो होता है। कंट्री को भी डिवाइड करने का, हिंदू को डिवाइड करने का और हिंदू की वोट को चोरी करने का। नहीं, अभी क्या है पहले की तुलना में लोग ज़्यादा समझदार हो गए हैं। अब वो हुँ, जाति-पाति और उससे और ये जो हमास वाला इन्होंने कांड देखा है, इसके बाद लोग अंदर से हिल गए हैं कि ये हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। हुँ, वो कांग्रेस मतलब हिंदुस्तान की हमास पार्टी, कांग्रेस पार्टी मतलब हमास। दैट इज़ ट्रू। लेकिन रविंदर जी, जैसे ये कांग्रेस वाले बात करते हैं कि जितना आपकी पॉपुलेशन उतना हक, भी ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उन्हें हक उतना ही मिलना चाहिए। तो बीजेपी
भी ऐसी बात करनी शुरू कर दें कि जितनी पॉपुलेशन उतना हक, हमारी पॉपुलेशन 80% है, हमें 80% हक चाहिए। तो क्या इससे एक तरह से डिवीजन ऑफ द कंट्री की बात नहीं हो रही आज की डेट में? और हमने क्रिकेट के मैच में देख लिया ऑलरेडी, जब हैदराबाद में मैचेज़ होते हैं, साउथ इंडिया में मैचेज़ हुए, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को, मुसलमानों को, वहाँ पे डड्डू वाली शेप में जो ये क ड्रामे करते हैं, ग्राउंड के ऊपर बैठकर, वो सारा कुछ अलाउड था। भी अहमदाबाद में अगर हमारे लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो लिब्रांडो सारे माफ़िया माँग रहे हैं पाकिस्तान से कि वी आर सॉरी, जो नॉर्थ के लोग हैं इन्होंने बदतमीजी करी है। दैट मीन्स श्री राम इनके लिए बदतमीजी है और डड्डू वाली शेप में ये डड्डूपन करते हैं, वो इनके लिए सेकुलर है। अब इसको जैसे ये डिविजन्स करते जा रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस काम हो रहा है और बीजेपी को भी नहीं, वही कार्ड उसी लैंग्वेज में खेलना चाहिए? नहीं, बीजेपी के खेलने की जरूरत नहीं है, पब्लिक उसी लैंग्वेज में खेल रही है। अहमदाबाद ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। ये भारत है, यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या अल्लाहू अकबर के नारे लगेंगे सर? पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं तो लगेंगे। पाकिस्तान के स्टेडियम में अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं। उनके साथ हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ मिसबिहेव होता रहा है। तो ये तो क्या है, जो कुछ बहुत ज्यादा अपने आप को लिबरल समझते हैं, बाहर से पैसा मिल रहा है लिबरल होने के नाते, वो सारे चिल्ला रहे हैं। अब गिने चुने रह गए हैं, तो 2024 के बाद इन सबकी आवाज भी बंद हो जाएगी। ये जितना हल्ला गुल्ला मचा रहा है लिबरल, ये 2024 तक का ही है, उसके बाद नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, तो वो तो हम भी देखे, वो तो हमने भी देख लिया कि जैसे ये चाइना से फंडिंग आती है इनको भारत के खिलाफ बोलने के लिए, और उतना ही ज़्यादा जितने पैसे ज़्यादा मिलते हैं, उतना ही ज़्यादा ये ज़हर भी उगलते हैं। वो हमने देख लिया ऑलरेडी। लेकिन मैं दोबारा से आता हूँ कि एमपी के जो इलेक्शंस हैं, ये आपको लगता है कि जो एमपी में बीजेपी है, ये सबको जोड़कर साथ में लेकर चल सकती है? क्या वहाँ का मुसलमान वैसे ही बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि यूपी के अंदर योगी जी को मैंने देखा है कि जो मुसलमान हैं वो भी सपोर्ट करते हैं वहाँ पर। ना, मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े से समझदार कुछ हैं वहाँ पर, वो सारे के सारे, और जो विमेन हैं, वो सपोर्ट करती हैं। एमपी के अंदर भी ऐसा है? हाँ, 10% के करीब मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करेंगे इस बार, ऐसी उम्मीद है। महिलाएं, खास तौर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो बीजेपी को पूरा सपोर्ट करेंगी। अच्छा, चलिए रविंद्र जी, ये एक बड़ा हमने नटशेल में समझना था कि आपका क्षेत्र है और आपकी पकड़ पूरी है पॉलिटिक्स में। आप भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट आल्सो एंड बीइंग कंसल्टिंग इन आल्सो इन कंपनीज़। तो मैंने कहा यार आपसे पहले पूछते हैं कि भई जो लोगों के दिमाग में एक शक है कि क्या बीजेपी डरी हुई है? तभी उन्होंने इतने दिग्गज लोगों को उतारा है मार्केट के अंदर कि जाइए और स्टेट को बचाइए, ये हाथ से निकलने वाला है। वैसे तो हमने बीजेपी उसकी कांग्रेस की जो राहुल गांधी है, इसकी हमने स्टेटमेंट सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने बोला था राजस्थान भी गया, एमपी भी गया, झारखंड भी गया। ओ भैया, वो तुम्हारी अपनी पार्टीज़ है, वहाँ पे गया तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया उसने कि भई ये सारी हमारे हाथ से निकलने वाली हैं। बाद में उसको समझ आया कि मैंने उल्टा बोल दिया। तो इन्होंने अपनी जो डिफीट है वो तो पहले से डिक्लेयर कर दिया। हम भी ऊपर वाले से प्रे करते हैं कि भई ऐसा ही हो। राहुल गांधी के मुँह में घी शक्कर, ये हारने की उन्होंने प्रेडिक्शन करी है, ये सच हो जाए। सर्वेंद्र जी, सारी ग्राउंड रियलिटी के साथ आपने हमें रूबरू कराया। थैंक यू सो मच। और अगली बार राजस्थान को पकड़ेंगे। ऐसे करते-करते हम हर स्टेट को पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।